हेलो टू ऑल दोस्तों, आप सभी का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। हम पी आर यादव के MCQ सीरीज़ को पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक हमारा जो पी.आर. यादव का सॉल्यूशन है सब तक पहुंच सके और सब लोग अच्छी तरह से पूरे रेशनल के साथ पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर सके और सॉल्व कर सके। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है रिमूविंग 250 से 500 ml फ्रोम ए पेरिफेरल वेन से कह रहा है 250 से 500 ml रिमूव किया गया। वेन से क्या रिमूव कर लेंगे? ब्लड ही रिमूव करेंगे, ब्लड प्लाज्मा RBC ही रिमूव करेंगे। जिसका कहने का मतलब क्या हुआ, वेन से हम लोगों ने 250 से 500 ml ब्लड को रिमूव किया है तो उसे क्या कहते हैं? मीन्स उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो देखिए डी ऑप्शन जो है हमारा, डी ऑप्शन जो है यह प्लाज्मा फेरेसिस है। प्लाज्मा फेरेसिस उसे कहते हैं जब हम उसके ब्लड को निकालते हैं और उससे प्लाज्मा को रख लेते हैं, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और वह दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं और जो RBC WBC प्लेटलेट होता है वह हम फिर से उसी पेशेंट में इन्फ्यूज कर देते हैं, तो उसे प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ 250 से 500 ml हमने निकाला है, चढ़ाया नहीं है, तो उसे प्लाज्मा फेरेसिस नहीं कहेंगे। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है भेसोडाइलेशन मिस होता है हमारे वेन का डायलेशन हो जाना, डायलेट हो जाता है, ठीक ना। तो इसका तो यहाँ पे कोई रिलेशन है ही नहीं, इसका यहाँ पे कोई भेसोडाइलेशन का कोई रिलेशन नहीं है। वेनी पंचर जो है, जब वेन को हम लोग ब्लड निकालने के टाइम पंचर कहते हैं, सिर्फ पंचर करना, ब्लड निकालने के प्रोसेस को नहीं कहते हैं वेनी पंचर। सिर्फ जो हम नीडल जब इंसर्जन करते हैं जो जिसके कारण से हमारा वेन पंचर होता है उसे हम लोग वेनी पंचर कहते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग सिर्फ वेनी पंचर कहते हैं, ठीक ना। उसे पूरा प्रोसीजर को हम लोग वेनी पंचर नहीं कहते हैं, सिर्फ नीडल इंसर्जन को वेनी पंचर कहते हैं। जो हमारा जो ये ऑप्शन है हमारा फ्लेबोटोमी, यही बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यह कह रहा है कि फ्लेबोटोमी मीन्स पूरा प्रोसीजर जो होता है हमारा ब्लड निकालने का, मीन्स ब्लड जो हमने कैनुला इंसर्ट किया चाहे नीडल इंसर्ट किया, उसके बाद जब हम लोगों ने ब्लड को रिमूव किया तो उस पूरे प्रोसीजर को फ्लेबोटोमी कहते हैं। फ्लेबोटोमी प्रोसीजर के लिए हम लोगों को प्रिकॉशन के लिए पूरा स्टेराइल यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है उसको फॉलो करना रहता है। ग्लव्स चाहिए, स्टेराइल स्वेब चाहिए, जिस साइड पे है उससे पहले हम उसे स्वेब कर सकें, रब कर सकें, ठीक ना। तो फ्लेबोटोमी, जब ब्लड निकालने के पूरे प्रोसीजर को फ्लेबोटोमी कहते हैं, ठीक ना। और जो हमने नीडल को इंसर्ट किया जिसके कारण से वेन हमारा पंचर हुआ, ठीक ना, उसे वेनी पंचर कहते हैं, ठीक ना। यहाँ भी देख लीजिए फ्लेबोटोमी मीन्स द पंक्चरिंग ऑफ ए वेन, ठीक है, वेन को पंचर किया, और द सर्जिकल ओपनिंग ऑफ वेन में सर्जिकल ओपनिंग हुआ विथ ए कैनुला के द्वारा या नीडल के द्वारा, सिरिंज के द्वारा, विड्रो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, जिसके कारण से हमने लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को विड्रॉ किया, रिमूव किया हमारे बॉडी से, वेन से, उसे फ्लेबोटोमी कहते हैं। और जो है नेक्स्ट है हमारा वेनी पंचर मीन्स पंक्चर ऑफ ए वेन, वेन के पंक्चर को वेनी पंचर कहते हैं। टाइपिकली टू ऑब्टेन ए स्पेसिमेन ऑफ ब्लड और फॉर IV थेरेपी और स्पेसिमेन ऑफ ब्लड को निकालने के लिए हम लोग वेन को पंचर करते हैं तो उसे वेनी पंचर करते हैं। लेकिन पूरे प्रोसीजर जैसे स्पेसिमेन ऑफ ब्लड को हम जब लेंगे, ठीक ना, या फिर IV थेरेपी को इन्फ्यूज करेंगे, ठीक ना, जो NaCl होता है उसे इन्फ्यूज करेंगे तो इस पूरे प्रोसीजर को फ्लेबोटोमी कहेंगे। और जब सिर्फ वेन को पंचर करेंगे तो उसे वेनी पंचर कहेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छी तरह से चारों ऑप्शन के रेशनल को समझाते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है
ए पेशेंट इज टू रिसीव एन आईवी इन्फ्यूजन, एक आईवी इन्फ्यूजन रिसीव कर रही है मिस कैनुला के द्वारा, कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड, जो कि पोटेशियम क्लोराइड कंटेन किया हुआ है, पोटेशियम KCl, जो हमारा KCl होता है उसका सॉल्यूशन को इन्फ्यूज हो रहा है। व्हेन स्टार्टिंग दिस आईवी इन्फ्यूजन नर्स शुड सेलेक्ट, तो स्टार्टिंग से पहले, ठीक ना, व्हेन स्टार्टिंग दिस आईवी इन्फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए वो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आंसर बता दी जाए। KCl पोटेशियम क्लोराइड कह रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एक तो बहुत ही इरिटेटिंग ड्रग होता है, हमारे भेन के लिए बहुत ही इरिटेटिंग ड्रग होता है, जिसके कारण से फ्लेबाइटिस हो सकता है, हमारा भेन रप्चर हो सकता है, हमारे भेन को इरिटेट बहुत ही करता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें द एंटीक्यूबाइडल स्पेस इन द क्लाइंट्स आर्म। एंटीक्यूबाइडल स्पेस मीन्स जो हमारा एल्बो के अपोजिट साइड में जो ट्रेंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है वहाँ पे कह रहा है। तो यह कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम वहीं पे सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड है तो वहाँ पे ही देंगे। इसके लिए एक बात सीधा आप लोग जान लीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड को इन्फ्यूज करने के लिए हमें बड़ा भेन चाहिए, ठीक ना, लार्जेस्ट भेन जो होता है हमें औसा भेन चाहिए, लार्जेस्ट भेन जो होता है हमें लार्जेस्ट भेन चाहिए, जो चौड़ा हो, लंबा हो, ठीक है, लार्जेस्ट भेन चाहिए, जो कि आसानी से हमारे ब्लड में तुरंत घुल जाए और अचानक हमारे बॉडी में मिल जाए। नहीं तो अगर वहाँ पे रुका हुआ रहेगा, छोटा भेन रहेगा, तो वह हमारे भेन को इरिटेट करते रहेगा। देखिए यहाँ पे वही कर रहा है एंटीक्यूबाइडल फैसा, वहाँ पे बड़ा भेन रहता है लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ वहीं पे करेंगे। ए भेन इन द बैक ऑफ क्लाइंट्स डोमिनेंट आर्म, बैक ऑफ द डोमिनेंट आर्म मीन्स एल्बो के साइड, एल्बो जो हमारा केहनी होता है उसके साइड, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। द लार्जेस्ट पॉसिबल भेन इन क्लाइंट्स आर्म, बिल्कुल सही, लार्जेस्ट पॉसिबल भेन, लार्जेस्ट पॉसिबल भेन कह रहा है, अगर पॉसिबल है तो लार्जेस्ट भेन में, अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर पॉसिबल है तो लार्जेस्ट भेन को चूज करेंगे और उसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को इन्फ्यूज करेंगे। डी ऑप्शन देखिए कह रहा है ए भेन इन बैक ऑफ क्लाइंट्स नॉन डोमिनेंट आर्म, ये तो वही हो गया नन, ये दोनों एक ही जैसा, एक डोमिनेंट आर्म कर रहा है, एक नॉन डोमिनेंट आर्म कर रहा है, तो यह तीनों गलत हो जाएगा। जो लार्जेस्ट पॉसिबल भेन होता है अगर हमें मिल रहा है तो, अगर नहीं मिल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो इमरजेंसी में किसी भी कंडीशन में चढ़ाएंगे ही, इन्फ्यूज करेंगे ही, लेकिन अगर मिल रहा है तो लार्जेस्ट पॉसिबल भेन हमें चूज करना है। इसका रेशनल देखिए कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में काउज फ्लेबाइटिस, या फ्लेबाइटिस काउज करता है मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ भेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ भेन को ही हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। ड्यू टू देयर नेचर ऑफ इरिटेशन, जो पोटेशियम क्लोराइड का इरिटेशन का नेचर है उसके कारण, सो लार्जर भेन शुड बी सेलेक्ट इफ इंट्रोड्यूसिंग आईवी पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन लाइक KCl। अगर पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो उसे इन्फ्यूजन इंट्रोड्यूस इंसर्ट करने के लिए हम लोग लार्जर भेन को प्रीफर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है द सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड्स और एक्सेप्ट। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन इसका हम समझ लेते हैं सबसे पहले। एक सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन होता है और एक लोकल कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक ना। यहीं से आपको समझाते हैं। एक देखिए ये हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक ना, और ये हमारा लोकल कॉम्प्लिकेशन है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन मीन्स हमारे बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट में अगर कोई चीज़ होता है, सेंट्रल पार्ट या फिर पूरे बॉडी में अगर कुछ हो रहा है हमारे, जैसे पूरे बॉडी में हमारा इन्फेक्शन हो गया तो वह हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। एयर इम्बोलिज्म होने के कारण हमारे पूरे बॉडी पे इफेक्ट करेगा तो वो हमारा सिस्टेमिक में आ जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी आप लोग पढ़े हुए होंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो वही सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन हो गया जो हमारे पूरे बॉडी में घूमता है, उसे सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। एयर इम्बोलिज्म हो जाएगा, कैथेटर हो जाएगा, कैथेटर इम्बोलिज्म हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड, यहाँ पे देख लीजिए सर्कुलेटरी ओवरलोड मीन्स अगर इंट्रावेनस हम लोग चढ़ा रहे हैं, अगर फास्ट ट्रांसफ्यूज कर देंगे,
फास्ट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फास्ट ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो वहाँ सर्कुलेटरी ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, जिसके कारण से पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक ना। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और यह सब देखने को मिलेगा। लोकल कॉम्प्लिकेशन में हमारा इन्फेक्शन, जबकि इन्फेक्शन हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में ही आना चाहिए, इन्फेक्शन जो है हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में ही आना चाहिए। हेमेटोमा, हेमेटोमा जो है जो वहाँ पे जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा उसे हेमेटोमा कहेंगे। पंचर जो हुआ था वहाँ पे ब्लड जो है हमारा हेमरेज देखने को मिलेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसे ही हेमेटोमा कहेंगे, ठीक ना। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स स्वेलिंग, जब जहाँ पे कैनुला का इंसर्जन साइट होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण से वह रेडनेस दिखेगा, उसे ही इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। मीन्स वहाँ कैनुला का जो प्लास्टिक का जो ट्यूब रहता है वह बार बार आगे पीछे होने से वेन को रप्चर करता है, जहाँ पे परमेबिलिटी घट जाता है, और जब हम इन्फ्यूज करेंगे फ्लूइड को और ब्लड का भी जो प्लाज्मा रहेगा वो हमारे वेन से बाहर आ जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा, उसी को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मीन्स वहाँ पे थ्रोम्बस होगा और उसके कारण से फ्लेबाइटिस होगा। मीन्स थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस भी होगा, थ्रोम्बस भी हो जाएगा वहाँ पे, और फ्लेबाइटिस सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन होगा, उसे फ्लेबाइटिस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड्स, इनमें से सभी सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन का एग्जाम्पल है, एक को छोड़ करके। तो हमने पढ़ा था फ्लूइड ओवरलोड, बिल्कुल सही, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन का है। एयर एम्बोलिज्म, बिल्कुल सही, यह भी हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन का है। इन्फेक्शन, ये भी हमारा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन का ही एग्जाम्पल है। बट इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारा, इन्फिल्ट्रेशन यह हमारा सिस्टेमिक ना करके यह हमारा लोकल कॉम्प्लिकेशन का साइन है। इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारा लोकल कॉम्प्लिकेशन का साइन है, तो इन्फिल्ट्रेशन आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हिच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन काउज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर, कौन सा आईवी इन्फ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन हमें पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर का कारण बनेगा। हमने अभी पढ़ा कि हार्ट आईवी कॉम्प्लिकेशन में सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में फ्लूइड ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड हमने पढ़ा। अगर फ्लूइड का जो अगर मान लिया जाए NS 500 ml का है, उसे अगर 30 मिनट में ही पूरा इन्फ्यूज कर दिए हैं एक नॉर्मल ह्यूमन में, डिहाइड्रेशन नहीं है, पेशेंट को हेमरेज नहीं हुआ है, ठीक है, फ्लूइड लॉस नहीं हुआ है, अगर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के कारण उसमें हम था इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज करना, लेकिन अगर उसमें हम पूरे 500 ml बोतल को केवल आधे घंटे में इन्फ्यूज कर देंगे तो उसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी उसे कंपनसेट मीन्स मैनेज नहीं कर पाएगा। अचानक से हमारे बॉडी में पूरा फ्लूइड जाएगा तो हमारा बॉडी शॉक में चला जाएगा, हमारा बॉडी को समझ ही नहीं आएगा यह क्या हो रहा है, ठीक ना। तो वही कह रहा है व्हिच कॉम्प्लिकेशन आईवी इन्फ्यूजन कैन काउज पल्मोनरी एडिमा, जिसके कारण से पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारा लोकल इन्फेक्शन है, इन्फिल्ट्रेशन हमारा लोकल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन लोकल कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन के कारण हमें पल्मोनरी एडिमा नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हमें फीवर देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा इन्फेक्शन में। पायरोजेनिक रिएक्शन, पायरोजेनिक रिएक्शन जो है हमारा ऐसा कोई हमारा जो आईवी इन्फ्यूजन कर रहे हैं उसी का कॉम्प्लिकेशन पायरोजेनिक रिएक्शन है। जब कंटामिनेटेड फ्लूइड और आईवी सेट कैनुला हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसके साथ फीवर काउज करने वाला जो एंटीजन जाता है उसे ही पायरोजेन कहते हैं, उसे पायरोजेन कहते हैं। तो अगर फीवर काउज करता है तो उसे पायरोजेनिक रिएक्शन कहते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल 20 नंबर जो ऑप्शन जो है सर्कुलेटरी ओवरलोड, बिल्कुल सही, सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा और हार्ट फेलियर भी देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है रेशनल जो है
सर्कुलेटरी ओवरलोड अकर्स ड्यू टू रैपिड इन्फ्यूजन। सर्कुलेटरी ओवरलोड जो हमारा रैपिड इन्फ्यूजन के कारण होता है, और ड्यू टू इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स हमें ज़रूरत था 1 लीटर इन्फ्यूज़ करने का ही, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर दिया, मीन्स 2 लीटर 3 लीटर इन्फ्यूज़ कर दिया, तो उसमें सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड रिजल्ट इनटू कार्डियक फेलियर, इसके कारण से कार्डियक फेलियर देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। हुई चीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पनिया, जिसके कारण से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया में हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। मॉइस्ट कप मीन्स हमारा जो कप है वह मॉइस्ट हो जाएगा, भींगा हुआ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। गर्गलिंग रेस्पिरेटरी साउंड, हमारा साउंड से एक गर्गलिंग जब स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो उसमें साउंड आएगा, जिसे क्रेकल साउंड कहते हैं, ठीक ना, क्रेकल साउंड कहते हैं। जनरलाइज एडिमा भी देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड में हाइपरवोलेमिया हो जाता है, जिसके कारण जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा। और इनगोर्ज नेक जुगुलर वेन, जिसके कारण से जुगुलर वेन हमें इनलार्ज देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जो नेक में लेटरल कैरोटिड आर्टरी के लेटरल साइड में जो जुगुलर वेन प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो रहता है उसमें हमें इनगोर्ज मीन्स इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन वह फूला हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, ए 5 month ओल्ड डेवलप सिवियर डायरिया। एक 5 month ओल्ड बेबी है, उसमें सिवियर डायरिया डेवलप हो गया है, सिवियर डायरिया हो गया है, तो मीन्स फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, ठीक ना। एंड इज गिवन IV फ्लूइड, और जो है वह IV फ्लूइड पे है, उसे IV फ्लूइड चल रहा है, ठीक ना, इन्फ्यूज हो रहा है। द रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी ऑब्जर्व ओपन बाय द नर्स। रेट ऑफ फ्लो जो है ऑब्जर्व्ड ओपन बाय द नर्स के द्वारा रेट ऑफ फ्लो क्यों ऑब्जर्व किया जाएगा, मीन्स रेट ऑफ फ्लो क्यों ऑब्जर्व किया जाएगा। जब बच्चे को 5 मंथ के बच्चे को डायरिया है, उसमें IV फ्लूइड नॉर्मली हम लोग आइसोलाइट PRL इन्फ्यूज करते हैं, तो उसमें रेट ऑफ फ्लो को ऑब्जर्व करना क्यों ज़रूरी है। रेट ऑफ फ्लो मीन्स रेट ऑफ फ्लो करा है, IV इन्फ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा होता है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्यों ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है एवॉइड IV इन्फिल्ट्रेशन। IV इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फ्लो से तो कोई इशू है नहीं, यह जब हमारा वेन रप्चर होगा तब IV इन्फिल्ट्रेशन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक ना। रिप्लेस ऑल फ्लूइड लॉस, इसका यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, रिप्लेस ऑल फ्लूइड लॉस इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। प्रिवेंट इंक्रीज आउटपुट, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। यह हो सकता है प्रिवेंट इंक्रीज आउटपुट, लेकिन इसका यहाँ पे ज़्यादा कोई रिलेशन है नहीं। अगर फ्लूइड हम लोग ज़्यादा देंगे तो यूरिन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ रिलेशन है नहीं, ठीक ना। रेट ऑफ फ्लो करा, रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्यों ऑब्जर्व करेंगे, रेट ऑफ फ्लो को हम लोग ऑब्जर्व इसलिए करेंगे क्योंकि अगर रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो उसमें हम लोगों को कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा, कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा। अगर रैपिड इन्फ्यूजन कर देते हैं तो उसमें कार्डियक ओवरलोड देखने को मिलेगा। और एक तो वह बच्चा है, उसमें कम फ्लूइड चढ़ना चाहिए, तो उसमें अगर ज़्यादा रैपिड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो उसमें वाटर का हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट का हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। इसलिए हमें कार्डियक ओवरलोड को बचाने के लिए हमें रेट ऑफ फ्लो मीन्स जिस ड्रॉप से हम IV सेट के द्वारा इन्फ्यूज कर रहे हैं उसे मेंटेन करना रहता है, जो कि 60 ड्रॉप पर ml होता है। 60 ड्रॉप इक्वल टू बेबी में जो हम लोग यूज करते हैं 60 ड्रॉप पर ml, एक 60 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml होता है। समझ गए हैं आप लोग। इसी तरह से आप लोग शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा सारे क्वेश्चन और आंसर को, ठीक ना। पिछले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था ड्रॉप कैलकुलेशन का, तो उसका कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर देखिएगा। ड्रॉप कैलकुलेशन फ्लूइड कैलकुलेशन रेट को आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है इनिशियल साइन एंड सिम्टम ड्यू टू इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन। इनिशियल मीन्स सबसे पहले कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा,
ठीक ना। साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा ड्यू टू इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन। फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन के कारण, इन्फिल्ट्रेशन हमने बताया था कि वहाँ से फ्लूइड लीक आउट हो जाता है। फ्लूइड लीक आउट होकर के हमारे ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, जिसके कारण से स्वेलिंग देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, ठीक ना। स्वेलिंग देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है। हमारा जो वेन का जो लाइनिंग रहता है वह कैनुला के ट्यूबिंग जो रहता है अंदर इंसर्ट होल रहता है, उसके कारण आगे पीछे होने से रप्चर हो जाता है, जिसके कारण से परमेबिलिटी उसका घट जाता है और सारा फ्लूइड जो है वहाँ से लीक आउट होकर के वहाँ स्वेलिंग का आउट करता है, जिससे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है, ब्लॉक होगा और हमारा फ्लूइड का रेट घट जाएगा, ज़्यादा इन्फ्यूज नहीं हो पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है हाई डिग्री फीवर। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, इसका इन्फिल्ट्रेशन से कोई रिश्ता नहीं है, इसका इन्फिल्ट्रेशन से कोई रिश्ता नहीं है। चेंज इन फ्लो रेट, यह होगा, चेंज इन फ्लो रेट होगा, ठीक ना, यह सही ऑप्शन है। लेकिन अभी आगे और हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। चेंज इन, क्योंकि जब स्वेलिंग होगा तो हमारा वेन कंप्रेस हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लो रेट होगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कुछ दिया हुआ नहीं है कि हमारा कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। चेंज इन फ्लो रेट तो होगा लेकिन वो घट जाएगा, ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं क्या और ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन है रेडनेस अराउंड इंसर्जन साइड, यह भी बिल्कुल सही है। रेडनेस हमें देखने को मिलेगा इंसर्जन साइड के साइड में, रेडनेस को ही हमें एरिथेमा कहते हैं। इंसर्जन साइड के चारों साइड हमें रेडनेस देखने को मिलेगा। पेल जिसे कहते हैं, पेल पेल रेडनेस कहते हैं, हल्का येलोइश भी देखने को मिल सकता है, रेडनेस भी देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा। लेकिन सी ऑप्शन देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है कि स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ये हमने पहले ही पढ़ा, बिल्कुल सही, स्वेलिंग देखने को। कोल्डनेस बिल्कुल सही, कोल्डनेस देखने को मिलेगा। एंड माइल्ड पेन अराउंड इंसर्जन साइड, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। माइल्ड पेन, माइल्ड पेन अराउंड इंसर्जन साइड देखने को मिलेगा, ठीक ना। माइल्ड पेन इंसर्जन साइड के चारों साइड, एक तो स्वेलिंग देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, फ्लूइड लीक हो रहा है, तो स्वेलिंग देखने को मिलेगा। कोल्डनेस बिल्कुल सही, कोल्डनेस जो हम लोग एनएस और आर ट्रांसफ्यूज करें वह हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल रहता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री, ब्लड का जो टेम्परेचर रहता है वो अप्रोक्स 38 डिग्री रहता है। तो अगर वहाँ से अगर हमारा एनएस आर जो फ्लूइड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो अगर लीक आउट होता है तो वह तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, तो इसलिए जब वह लीक आउट होकर के जहाँ पे स्वेलिंग होगा वहाँ पे जमा होगा हमारा फ्लूइड, तो वहाँ पे हमें कोल्ड फील होगा। लेकिन अगर ब्लड लीक होगा तो वहाँ पे वार्म फील होता है। ब्लड अगर लीक हो रहा है हेमरेज के साइड पे, मान लिया जाए फ्लेबाइटिस हो रहा है, ठीक ना, तो वहाँ पे ब्लड लीक हो रहा है तो वहाँ पे वार्म फील होगा। लेकिन जब इन्फिल्ट्रेशन में हमारा ब्लड लीक नहीं हो रहा है, ठीक ना, हमारा जो NaCl इन्फ्यूज कर रहे थे वो लीक हो रहा है, तो वो हमारा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल है, तो वहाँ पे हमें कोल्डनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें कोल्डनेस देखने को मिलेगा। तो मैं इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्फिल्ट्रेशन में हमें कोल्डनेस से पूरा ऑप्शन छांट देंगे कोल्डनेस के द्वारा, ठीक ना। तो स्वेलिंग, कोल्डनेस और माइल्ड पेन देखने को मिलेगा। इसका रेशनल भी देखिए कह रहा है इन्फिल्ट्रेशन, एक्स्ट्रावेसेशन को ही इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। मीन्स सीपेज ऑफ आईवी फ्लूइड, सीपेज मीन्स लीक आउट, सीपेज मीन्स लीक आउट ऑफ आईवी फ्लूइड आउट ऑफ वेन इनटू सराउंडिंग टिश्यू, आउट ऑफ वेन के बाहर आ जाता है, इनटू सराउंडिंग टिश्यू में आ जाता है, तो उसे ही इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। द इनिशियल साइन एंड सिम्टम ड्यू टू आईवी फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का जो इनिशियल साइन एंड सिम्टम होता है स्लोइंग इन्फ्यूजन रेट, बिल्कुल सही, इन्फ्यूजन रेट स्लो हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था चेंज इन फ्लो रेट, चेंज इन फ्लो रेट, तो ऐसा कुछ है लिखा हुआ, स्पेशल कुछ लिखा हुआ है नहीं, ठीक ना। चेंज इन फ्लो रेट तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो स्लोइंग इन्फ्यूजन रेट होता है, स्वेलिंग होता है, हार्डनेस देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड फिल हो रहा है तो हार्डनेस देखने को मिलेगा, कूलनेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, कूलनेस देखने को मिलेगा, नम्बनेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमारा जो वहाँ पे दाबेंगे तो पेन नहीं करेगा, लेकिन फ्लेबाइटिस का जो साइन होता है जहाँ हेमरेज होता है वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे
पेन होगा तो उसे टेंडरनेस कहते हैं। एन पेन अराउंड द इंसर्जन साइट, इंसर्जन साइट के दौरान पेन होगा। और नमनेस मीन्स वहाँ पे कुछ हमें फील नहीं होगा। नमनेस मीन्स हमें वहाँ कुछ फील नहीं होगा, दबाएंगे तो हमें कुछ फील नहीं होगा, सिर्फ लगेगा कि निर्जीव चीज़ की तरह, जिससे वहाँ पे कुछ फील नहीं होगा। हमारा जो वेन नर्व रहता है वह डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण से नमनेस फील होता है। पेन होता है अराउंड द इंसर्जन साइट ऑफ द नीडल, पेन फील होता है, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है Which assessment finding would lead nurse to suspect that a patient IV has infiltrated? इसका रहा है इनमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग करके हम नर्स यह बता सकती है, सस्पेक्ट कर सकती है कि पेशेंट को IV हैज इन्फिल्ट्रेटेड, मीन्स उसका जो IV साइट था वह इन्फिल्ट्रेटेड हो चुका है, मीन्स उसका फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, उसका फ्लूइड लीक आउट हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें देखिएगा, कह रहा है इन पास्ट आवर ओनली 50 ml ऑफ फ्लूइड हैज इन्फ्यूज। इसका तो कोई रिलेशन है नहीं, कह रहा है सिर्फ 50 ml इन्फ्यूज हुआ है। तो यह तो हम अगर उसी रेट से उसे इन्फ्यूज कर रहे हैं तो क्या, तो उससे हम ये थोड़े कह देंगे कि इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो यह तो गलत हो जाएगा। द इंसर्जन साइट इज रेड हॉट एंड स्वेलन, बिल्कुल गलत। स्वेलन होता है, रेड होता है, स्वेलन तो होता है, रेड होता है, लेकिन हॉट नहीं होता है, हॉट नहीं होता है, ठीक ना, हॉट नहीं होता है, वहाँ पे कोल्ड होता है। इन्फिल्ट्रेशन में कोल्ड होता है, फ्लेबाइटिस हेमरेज में हॉट देखने को मिलता है। पेशेंट टेम्परेचर हैज राइजन टू 38.3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइजन का इन्फिल्ट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर राइजन हमें सेप्टिसिमिया में देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारा करा द साइट इज पेल, पेल और रेडनेस जो हमने बताया था, पेल, ठीक ना, कूल हो जाता है, स्वेलियन हो रहता है और पेनफुल रहता है। यहाँ पे आप लोग रेशनल में भी देख लीजिए, पेल रहता है, कूल हो जाता है, कूल रहता है, स्वेलियन रहता है और पेनफुल हो जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक ना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये। द साइट इज पेल, कूल, स्वेलन एंड पेनफुल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है ड्यूरिंग एन IV इन्फ्यूजन, ड्यूरिंग एन IV इन्फ्यूजन ऑफ सेलाइन, सेलाइन का IV इन्फ्यूजन दे रहे हैं, यू ऑब्जर्व डेट द इन्फ्यूजन हैज स्टॉप्ड, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा इन्फ्यूजन रुक चुका है, एंड हैज स्टॉप रुक चुका है, ठीक ना, स्टॉप रुक चुका है, एंड देयर इज माइल्ड स्वेलिंग, और उसके आसपास माइल्ड स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है अराउंड द IV साइट, IV साइट स्टॉप हो चुका है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। एकदम क्वेश्चन के पॉइंट को पकड़िए, पूरा क्वेश्चन हमें सिर्फ भटकाने के लिए दिया हुआ रहता है, उसके पॉइंट को पकड़िए। एक स्टॉप हो चुका है, एक स्वेलिंग हो रहा है, द स्किन इज कूल, कूल ठंडा देखने को मिल रहा है, एंड पफ्फी, पफ्फी मीन्स जो वहाँ पे स्वेलिंग टाइप का जो होता है ना, तो उस पर जब दबाते हैं तो उसी को पफ्फीनेस जो कहते हैं हम लोग, पफ्फी देखने को मिल रहा है। तो दिस सजेस्ट, यह क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक ना, यह क्या सजेस्ट कर रहा है, स्वेलिंग हो गया है, कूल हो गया है एंड पफ्फी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो यह क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वह कह रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है आर्टरी में, आर्टरी में हमारा जब फैट डिपोजिशन हो जाता है, आर्टरी में जब हमारा फैट डिपोजिशन हो जाता है तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके कारण से हमारा आर्टरी का साइज छोटा हो जाएगा, जो कि हमें हार्ट अटैक में देखने को मिलता है। हमारे इस सब सेंट्रल में दिक्कत होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस से हमें सेंट्रल में दिक्कत होता है। IV इन्फ्यूजन से इसका कोई रिलेशन है, क्योंकि IV इन्फ्यूजन तो हम लोग वेन में करते हैं, आर्टरी में तो करते नहीं है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हमें आर्टरी में देखने को मिलता है। फ्लेबाइटिस हो सकता था, स्वेलिंग और पफ्फी तो देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लेबाइटिस में हमारा कूल ना होकर के वार्म देखने को मिलता है, फ्लेबाइटिस में कूल ना होकर के वार्म देखने को मिलता है, क्योंकि जब फ्लेबाइटिस होगा तो वहाँ का जो
ब्लड वेसल्स रहेगा उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन जब होगा तो हमारा जो ब्लड वेसल्स का साइज रहेगा वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण से ब्लड जब वहाँ पे जमा होगा तो वहाँ पे वार्म देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट के मुकाबले हमारा ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो इसलिए तो हमें वहाँ पे वार्म देखने को मिलेगा। फ्लेबाइटिस में वार्म देखने को मिलता है, यह गलत है। एयर इम्बोलिज हमें सेंट्रल में देखने को मिलेगा, ठीक ना, लंग्स में देखने को मिलेगा क्योंकि जब वेनस के द्वारा एयर जाता है तो वो लंग्स में जाकर ट्रैप होता है, जिसे लंग्स अटैक कहते हैं, ठीक ना, जिसे लंग्स अटैक कहते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर लीकेज हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, कुल दिख रहा है, पफ्फी हो रहा है तो हमें उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following would be a common indication of infiltration? कॉमन इंडिकेशन इन्फिल्ट्रेशन का क्या है? ऑफ पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के दौरान अगर कोई कॉमन इंडिकेशन क्या होगा इन्फिल्ट्रेशन का? जब इन्फिल्ट्रेशन हो गया है पेरिफेरल इंट्रावेनस में इन्फिल्ट्रेशन, ठीक ना, तो पेरिफेरल में हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे कूल स्किन कह रहा है, कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्जन साइट, यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टल साइट कह रहा है। डिस्टल ना होकर के प्रोक्सिमल साइट पे कूल देखने को मिलेगा। डिस्टल जो होता है उसे दूर को कहते हैं, डिस्टल जो होता है उसे दूर कहते हैं, मीन्स इंसर्जन साइट का जो दूर का पार्ट होगा उसे डिस्टल कहते हैं, और नज़दीक के पार्ट को प्रोक्सिमल कहते हैं। अगर प्रोक्सिमल यहाँ पे रहता तो सही हो जाता, ठीक ना, तो यह गलत हो जाएगा। डिफ़िकल्टी रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो विथ ग्रेविटी, यह ग्रेविटी के कारण डिफ़िकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो, ब्लड फ्लो में डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा। यह ऐसा हो सकता है क्योंकि जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन तो देखने को मिलता ही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आगे का ऑप्शन और देखते हैं तो हम लोग बताएंगे क्या होगा। ब्लड रिटर्न इन द कैनुला, ऐसा नहीं होगा, ब्लड रिटर्न नहीं आएगा कैनुला में, ब्लड रिटर्न हमारा नहीं आएगा कैनुला में, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक ना। वहाँ पे हमारा ब्लड रिटर्न इनटू द कैनुला, क्यों, हमारा जो वेन था वह ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है, तो ब्लड रिटर्न नहीं आएगा। ब्लड रिटर्न हमारा फ्लेबाइटिस में आता है, जब वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हमें ब्लड रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक ना। ये ऑप्शन कह रहा है रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्जन साइट, बिल्कुल सही, यह एग्जैक्ट आंसर है, ठीक ना, यह एग्जैक्ट आंसर है। ये जो आपका आंसर है, एक सेकेंड, यह जो आपका आंसर है डिफ़िकल्टी रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो विथ ग्रेविटी, ये हो सकता है लेकिन यह माइनर है, ठीक ना, इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्जन साइट। रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्जन साइट देखने को मिलेगा, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। रेडनेस एंड स्वेलिंग हमारा इंसर्जन साइट पे हो जाएगा। तो इसका रेशनल पढ़ें तो कह रहा है ऑल्दो इरिथीमा मीन्स रेडनेस को इरिथीमा कहते हैं, ठीक ना, इज द इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मीन्स थ्रोम्बस विथ फ्लेबाइटिस हो रहा है, मीन्स वहाँ पे थ्रोम्बस हो गया है, हमारे वेन में ब्लड का थ्रोम्बस हो गया है, ठीक ना, थ्रोम्बस विथ फ्लेबाइटिस हो रहा है तो उसमें भी हमें इरिथीमा देखने को मिलेगा। सी नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन करा है, आगे इसका पूरा हमें बताएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। कूलनेस अकर्स बट प्रोक्सिमल टू आईवी साइड, प्रोक्सिमल के साइड पर, क्योंकि प्रोक्सिमल नज़दीक होता है। पीडियाट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे, बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, मीन्स सेंट्रल टू दूर, मीन्स पहले हमारा चेस्ट
मैच्योर होगा, उसके बाद हमारा हैंड मैच्योर होगा और हमारा पैर मैच्योर होगा। तो पहले हमारा चेस्ट मैच्योर होगा, मीन्स प्रोक्सिमो डिस्टल मीन्स सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। इन इन्फिल्ट्रेशन ब्लड फेल्स टू रिटर्न टू कैनुला और ट्यूबिंग व्हेन द बोतल इज लोअर्ड, मीन्स यह फेल हो जाता है, हमारा ब्लड जो है वह वापस नहीं रिटर्न नहीं आ पाता है, ठीक ना। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन टू बी टेकन व्हेन इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन, इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन एक ही को कहते हैं, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड। अगर हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नर्सिंग एक्शन। साइन इंक्लूड्स इरिथेमा, रेडनेस देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है, इडीमा देखने को मिल रहा है, ब्लेंचिंग मीन्स जो हमारा स्किन जो रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा, कटा फटा हुआ देखने को मिलेगा, तो उसे ही ब्लेंचिंग कहते हैं, ठीक ना। ब्लेंचिंग, स्ट्रीकिंग ऑन द स्किन देखने को मिलेगा, एलोंग द वेन के एलोंग साइड जहाँ पे इंसर्जन साइड होगा, इन डार्केंड एरिया एट द इंसर्जन साइड के यहाँ डार्केंड एरिया हो जाएगा, मीन्स रेडनेस मीन्स ब्लैकिश हो जाएगा धीरे धीरे। जब वहाँ टिश्यू डेड होगा तो ब्लैकिश देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जो है हमारा ब्लड के साथ मिक्स होकर के ब्लड जब डेड होगा तो वहाँ पे रेड ब्लैक डार्क देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है तो इनमें से कौन सा एक्शन नर्सिंग एक्शन करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है इलिवेट एक्सट्रीमिटी करते तो हैं लेकिन यह बाद में करते हैं। सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर कोई भी रिएक्शन देखने को मिले तो सबसे पहला नर्सिंग एक्शन था स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। इसी तरह से इन्फ्यूजन, सेलाइन इन्फ्यूजन, फ्लूइड इन्फ्यूजन के दौरान भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हमें दिख रहा है तो सबसे पहला इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगा स्टॉप द इन्फ्यूजन। सबसे पहले हमारा नर्सिंग एक्शन स्टॉप द इन्फ्यूजन होगा, ठीक ना, स्टॉप द इन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले स्टॉप करना है, ठीक ना। उसके बाद एलिवेट एक्सट्रीमिटी करना है, उसके बाद हमें यह 2 नंबर में करना है, एलिवेट एक्सट्रीमिटी करना है, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर में रिमूव द आईवी लाइन को रिमूव कर देना है, ठीक ना, आईवी लाइन को रिमूव कर देना है। तो यह भी गलत है। इन्फ्यूजिंग एन एंटीडोट, इसका कोई रिलेशन नहीं, एंटीडोट का कोई रिलेशन है। इन्फ्यूजिंग एन एंटीडोट क्यों देंगे, जब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो एंटीडोट क्यों देंगे। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तब ना हम लोग एंटीडोट देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे। तो एंटीडोट यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका रेशनल देखिए कह रहा है व्हेन इन्फिल्ट्रेशन अकर्स फर्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, डू नॉट रब द साइड नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर रब करेंगे तो हमारा जो फ्लूइड रहेगा वह और पूरा पसर जाएगा, पूरे बॉडी में प्रेशर लग के रब करेंगे तो पूरे हैंड में जहाँ भी कैनुला रहेगा उससे और एक्सटेंड हो जाएगा, मीन्स स्प्रेड हो जाएगा फ्लूइड, इसलिए रब नहीं करना है। एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, हाथ को उठा देना है ताकि जितना भी फ्लूइड था उसे नीचे की ओर डाउन की तरह ग्रेविटेशन फोर्स की तरह वह नीचे आए। हमारा हाथ अगर उठा देंगे, अगर हाथ में है स्वेलिंग तो उस हाथ को उठा देंगे तो सारा फ्लूइड जो है हमारे नीचे की ओर जाएगा, उससे ब्लड वेन हमारा फिर से एब्जॉर्ब करके हमारे सर्कुलेशन में ले जाएगा। एंड देन अप्लाई वार्म कंप्रेशन, कह रहा है वार्म कंप्रेशन को अप्लाई करना है, बिल्कुल सही। हम लोग हॉस्पिटल में कोल्ड कंप्रेशन भी यूज़ करते हैं और वार्म कंप्रेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करते हैं। दोनों सही है। कोल्ड कंप्रेशन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और ज़्यादा फ्लूइड लीक ना हो, इसलिए कोल्ड कंप्रेशन करते हैं। वार्म कंप्रेशन हम लोग सेकेंडरी इनिशियली नहीं करते हैं, ठीक ना। वार्म कंप्रेशन हम लोगों को इनिशियली नहीं करना रहता है। इनिशियली अगर कोई भी चोट लग जाए तो वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन ही चाहिए, क्योंकि वह हमारे ब्लीडिंग को और स्प्रेड होने से रोकेगा। वार्म कंप्रेशन हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब सब कुछ अब ब्लीडिंग रुक चुका है, इन्फ्यूजन रुक चुका है, उसके बाद जब हम लोग वार्म कंप्रेशन देंगे तो वहाँ पे वेन को डायलेट करेगा और
जो हमारा वाटर रुका हुआ था उसे डाइल्यूट करेगा, और जब वेन हमारा डायलेट होगा तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो उस सारे जो इन्फिल्ट्रेट हुआ था उसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो उसे सारे को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। ओवर साइट ऑफ इन्फ्यूजन वार्म कंप्रेशन बाद में देना, इनिशियली हमें कोल्ड देना है, इनिशियली हमें फर्स्ट कोल्ड देना है, उसके बाद वार्म कंप्रेशन देना है, ठीक ना, उसके बाद वार्म कंप्रेशन देना है। एंड यूज अनदर साइट फॉर इन्फ्यूजन, और इन्फ्यूजन के लिए हमें दूसरा साइट चूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए जब आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, जब आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो चुका है। अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेस, यह तो करना ही चाहिए, अभी हमने पढ़ा कि करना ही चाहिए, या तो कोल्ड करेंगे या तो वार्म करेंगे ताकि सारा ट्रीट हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर से जितना फ्लूइड लीक हुआ था वो सब एब्जॉर्ब कर जाएगा। और कोल्ड इसलिए करेंगे ताकि अब फर्दर आगे कोई भी लीकेज नहीं हो, क्योंकि यह वेन को वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है कोल्ड कंप्रेस, तो वार्म कंप्रेशन तो करवाएंगे ही। पूछ रहा है क्या नहीं करेंगे, नॉट एप्रोप्रिएट, क्या नहीं करेंगे यह पूछ रहा है, ठीक ना। अगर आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो चुका है तो क्या नहीं करेंगे, अप्लाई वार्म मोस्ट कंप्रेसर, यह तो करेंगे ही। मसाज और रबिंग द साइड, यह नहीं करना है, बिल्कुल सही ऑप्शन, यह नहीं करना है, ठीक ना, मसाज नहीं करना रहता है, मसाज और रब नहीं करना। इमीडिएटली स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, यह तो हमने पढ़ा ही कि सबसे पहले यही करना है। एलिवेटिंग द साइड, सेकेंड बार में यही करना है, 1 2 3, समझ गए। पहला स्टेप में रोकना है, दूसरा स्टेप में एलिवेट करना है, तीसरा स्टेप में वार्म और कोल्ड अप्लाई करना है, वार्म और कोल्ड पैक को अप्लाई करना है, और मसाज नहीं करना, नहीं तो यह और स्प्रेड करवा देगा। एवॉइड द रबिंग और मसाजिंग, एवॉइड करना है, ठीक ना। ऑफ साइट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बिकाउज इट में काउज हेमेटोमा, जिसके कारण से हेमेटोमा और स्प्रेड हो जाएगा। हेमेटोमा मीन्स और फर्दर इंजुरी करवा सकता है, क्योंकि एक तो पहले से ही हमारा वेन पूरा रप्चर हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है वहाँ पे, और अगर रब करेंगे तो और वहाँ पे हमारा वेन पूरी तरह से कम्प्लीटली रप्चर होने का चांस रहेगा, जिससे हेमोटोमा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा, जिसे हेमोटोमा कहते हैं, हेमोटोमा होने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कर रहा है व्हेन असेसिंग आईवी कैनुला साइट, व्हेन असेसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इनमें से कौन सा चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करेंगे। अगर आईवी कैनुला साइट को चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, अगर जैसे कि हमारा शिफ्ट चेंज हुआ, हम ड्यूटी में आए, तो जब हम पेशेंट के साइड बेड साइड में जाएंगे तो उस कैनुला साइट को चेक करेंगे, तो उसमें हम क्या एसेस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या दिक्कत है और क्या डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल रहेगा तो कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, इनका शुड भी डॉक्यूमेंटेड, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तभी ना डॉक्यूमेंट करेंगे, तो क्या उसमें गड़बड़ रहेगा तो हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन कर रहा है अनस्टेबल वाइटल साइन। हम लोग आईवी कैनुला साइट को चेक कर रहे हैं तो वहाँ से वाइटल साइन चेक कैसे करेंगे, यह तो गलत हो जाएगा। हाइपर टेंशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यह भी, क्योंकि हम लोग कैनुला साइट को चेक कर रहे हैं तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब ये दोनों गलत हो गया तो और लोग दाएं भव भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट वहाँ पे देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। यह सब किस में देखने को मिल रहा था, यह सब फ्लेबाइटिस में देखने को मिल रहा था, यह सब हमें फ्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम में देखने को मिल रहा था, यह सब हमें फ्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम में देखने को मिल रहा था। तो देखिए इसका रेशनल कह रहा है साइन एंड सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड फ्लेबाइटिस आर हीट, मेन रूप से हीट ही देखना है, ठीक ना। इरिथीमा रेडनेस तो इन्फिल्ट्रेशन में भी था, स्वेलिंग है, बर्निंग है, पेन ओवर साइट ऑफ कैलुना देखने को मिला, यहाँ टेंडरनेस देखने को मिल रहा है, जबकि वहाँ पे नंबनेस देखने को मिल रहा था, ठीक ना।
पेन तो होगा ही, वहाँ पे यहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिल रहा है। जो छुएंगे तो दर्द होगा, ठीक ना, जो छुएंगे तो दर्द होगा, लेकिन वहाँ पे नमनेस दिखने को मिल रहा था। वहाँ पे छू रहे थे, टच कर रहे थे तो कोई फील ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे नमनेस देखने को मिल रहा था। एंड स्लगिश इन्फ्यूजन, स्लो इन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड करना है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, नोटिफाई फिजिशियन एंड यूज अनदर साइट करना है। एवॉइड हीट एप्लीकेशन, एवॉइड हीट एप्लीकेशन मीन्स शुरू में हीट एप्लीकेशन को एवॉइड करना है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, फ्लेबाइटिस में, क्योंकि और फर्दर ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, इसलिए वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस, इसके जगह पे कोल्ड कंप्रेशन करेंगे, ठीक ना। नेवर मसाज और रब, यह तो हमें पढ़ा है। बिकॉज इट में डिसलोज क्लोट, एंड डिसलोज क्लोट मीन्स अगर वहाँ पे कोई क्लोट हुआ है तो रब करने से वह और स्प्रेड हो जाएगा और अपना जगह को छोड़ कर दूसरे जगह चला जाएगा। कैन काउज पल्मोनरी एम्बोलिज, डिसलोज क्लोज अगर होता है तो क्लोट जब होता है तो वह क्लोट जो है दूसरे जगह चल जाएगा, वह पल्मोनरी एम्बोलिज्म काउज कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग IV फ्लूइड, ए क्लाइंट इज रिसीविंग IV फ्लूइड एंड डेवलप्स टेंडरनेस, टेंडरनेस मीन्स पेन होता है, जब वहाँ पे छुएंगे तो पेन होगा। और नन टेंडरनेस उसे कहते हैं जब छूने के बाद, जब हाथ को बैक करेंगे दबाने के बाद, पाल्पेशन करने के बाद जब हाथ को बैक करेंगे तो और ज़्यादा पेन होगा, उसे नन टेंडरनेस कहते हैं, ठीक ना। टेंडरनेस दबाने पे दर्द करेगा और नन टेंडरनेस में दबाने के बाद जब छोड़ते हैं तो और ज़्यादा पेन करेगा, जो कि एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। तो डेवलप टेंडरनेस हो रहा है मीन्स पेन हो रहा है। इरिथीमा रेडनेस है, पेन एट द साइट है, ठीक ना। टेंडरनेस में छूने पे दर्द हो रहा है, पेन तो हमेशा करते रहेगा लेकिन छूने पे टेंडरनेस देखने को मिलेगा। यह किस में देखने को मिलता है? इन्फिल्ट्रेशन में हमें नम्बनेस देखने को मिल रहा था, इन्फिल्ट्रेशन में हमें नम्बनेस देखने को मिल रहा था, ठीक ना। इनफिल्ट तो यह तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे टेंडरनेस है, फ्लूइड ओवरलोड में ऐसा कोई साइन नहीं देखने को मिलता है, टेंडरनेस, ठीक ना। इरिथीमा थोड़ा सा देखने को मिलता है लेकिन टेंडरनेस, पेन एट द साइड नहीं देखने को मिलता है। सेप्सिस में भी हमें यह सब कुछ नहीं देखने को मिलता है। फ्लेबाइटिस में हमें टेंडरनेस, इरिथीमा यह सारा चीज़ देखने को मिलता है टेंडरनेस में, फ्लेबाइटिस में, फ्लेबाइटिस में हमें यह सब चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, इरिटेशन, स्वेलिंग एंड वार्मथ एंड रेडनेस एट द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जिस जगह पे इरिटेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ठीक ना, और वार्मथ मीन्स गर्म फील हो रहा है, एंड रेडनेस भी मिल रहा है, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस भी मिल रहा है, तो यह किसका साइन एंड सिम्टम? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन साइट इज द साइन ऑफ, यह किसका साइन एंड सिम्टम है? तो हमने पढ़ा था कि यह सारा स्वेलिंग वार्मथ मिस हो गया, यह फ्लेबाइटिस का साइन है, ना कि इन्फिल्ट्रेशन का। तो सबसे पहले बी नंबर जो ऑप्शन है, यह यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लिखा हुआ है, मीन्स फ्लेबाइटिस ये विथ थ्रोम्बस विथ फ्लेबाइटिस को हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। मीन्स थ्रोम्बस भी हो गया है हमारा, वहाँ पे एक ब्लड क्लोट भी हो गया है और फ्लेबाइटिस भी हो गया, इन्फ्लेमेशन भी हो गया है, उसे हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, ठीक ना। इम्बोलिज्म एयर इम्बोलिज्म होता है, जो हमें लंग्स में जाके ट्रैप होता है, तो हमें वहाँ पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें ऐसा कोई साइन हमको नहीं देखने को मिलता है। वेनस थ्रोम्बोसिस हमें डीप वेन में देखने को मिलता है, मीन्स जब कोई भी पेशेंट ICU में या फिर लगातार सोया हुआ ही रहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है, तो उसका पैर का जो वेन रहता है उसमें ब्लड क्लोट हो जाता है, जिसे वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। बैक्टीरियमिया में ऐसा कोई साइन हमें नहीं देखने को मिलता है, उसमें फीवर देखने को मिलेगा, ठीक ना, ऐसा कोई साइन नहीं देखने को मिलता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन में साफ साफ आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि यह सब जितना साइन सिम्टम है एट द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन साइट पे दिख रहा है, इन्फ्यूजन साइट पे दिख रहा है, ठीक ना, इन्फ्यूजन साइट पे दिख रहा है। जब इन्फ्यूजन साइट पे दिख रहा है तो बैक्टीरियमिया का साइन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, तो इसलिए यह थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वह कह रहा है ए नर्स इंस्पेक्ट्स 2 days ओल्ड इंट्रावेनस साइट, 2 दिन पहले लगा हुआ था इंट्रावेनस साइट कैनुला लगा हुआ था, उसको नर्स इंस्पेक्ट कर रही है। एन आइडेंटिफाई इरिथीमा रेडनेस है, वार्मथ है, वार्म फील हो रहा है, माइल्ड इडिमा है वहाँ पे। द क्लाइंट रिपोर्ट्स टेंडरनेस, टेंडरनेस का भी रिपोर्ट है, मिस होने के बाद पेन हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो उस नर्स सबसे पहले क्या करेगी, नर्स सबसे पहले क्या करेगी। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि सबसे पहले नर्स को क्या काम है, स्टॉप द इन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन मीन्स स्टॉप कर देना है, ठीक ना, इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है। सबसे पहला काम होगा ये रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, यह तो करना ही नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देते हैं, यह गलत ऑप्शन है, गलत। स्लो ना करके पूरा स्टॉप करना है, जबकि हमें यहाँ इन्फिल्ट्रेशन फ्लेबाइटिस देखने को मिल रहा है, तो स्टॉप करना है। इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, इरिगेट क्यों करेंगे, हमें पूरा खोल के घसका ही देना है, तो इरिगेट क्यों करेंगे। चेंज द इन्फ्यूजन सेट, ये चेंज भी नहीं करना है, ठीक ना, इन्फ्यूजन सेट को नहीं चेंज करना है, हमें पूरा आईवी कैनुला जो था पूरा उसे चेंज करना है, ठीक ना, पूरा आईवी कैनुला को ही चेंज करना रहता है, इन्फ्यूजन सेट को नहीं चेंज करना रहता है, पूरा आईवी कैनुला को चेंज करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसका ऑप्शन थोड़ा दूसरा पेज में था, तो यह हम आपको बता दे रहे हैं इसे। 234 नंबर क्वेश्चन जो है यह कह रहा है पेशेंट हैज इंट्रावेनस फ्लूइड्स इन्फ्यूजिंग इन द राइट आर्म, राइट आर्म में इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूज हो रहा है, मीन्स कैनुला लगा हुआ है, उसे इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ रहा है, ठीक ना, राइट आर्म में। तो व्हेन टेकिंग ए ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हमें लेना है, ब्लड प्रेशर लेने के दौरान ऑन दिस पेशेंट द नर्स वुड, तो नर्स क्या करेगी, अगर हमें उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर लेना है तो क्या करेगी। एक बात आप जान लीजिए कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, बीपी लेने के लिए हम लोग उस हाथ को यूज ना करके दूसरा साइड यूज करते हैं, ठीक ना, दूसरा हाथ यूज करते हैं, दूसरा पैर यूज करेंगे, उस हाथ को यूज इसलिए नहीं करेंगे। अगर उसमें हम लोगों ने बीपी कप बांध दिया और उसे इन्फ्लेट करेंगे तो हमारा इन्फ्यूजन है वह रुक जाएगा, ठीक ना, और अगर कोई इन्फ्लेमेशन रहे तो वह रप्चर होने का चांस रहेगा, ठीक ना, इसलिए हम लोग उस साइड को यूज ना करके अपोजिट साइड को यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा है टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म, एक तो देखिए राइट आर्म में ही लगा हुआ था, राइट आर्म में तो नहीं लेना है, बिल्कुल गलत तो हो गया। टेक द ब्लड प्रेशर इन लेफ्ट आर्म, बिल्कुल सही, ठीक ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें लेफ्ट आर्म में लेना होगा, हमें लेफ्ट आर्म में लेना होगा, हमें लेफ्ट आर्म में बीपी को लेना होगा, या फिर दोनों लेग में ले सकते हैं, तो इसलिए उस हाथ में हमको नहीं लेना है, उस हाथ में हमको नहीं लेना है। जब भी कोई भी हाथ में कैथेटर लगा हुआ है, कोई भी हाथ में या फिर गर्दन में, तो उस साइड से हमें बीपी नहीं लेना रहता है। अगर इन्फ्यूजन, एक तो इन्फ्यूजन रोक करके ले सकते हैं, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो इन्फ्यूजन रोक करके ले सकते हैं, लेकिन इन्फ्यूजन को डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आईसीयू में पेशेंट है, लगातार नोरेट चल रहा है, उस पेशेंट को एड्रेनालिन चल रहा है, ठीक ना, नाइट्रोग्लिसरीन चल रहा है, बीपी का दवाई चल रहा है, उसमें अगर हम लोग बीपी कफ बांध देंगे तो वह दवाई का तो इन्फ्यूजन रुक जाएगा, जिससे और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं, दूसरा हाथ में ही बीपी का मेजर कर लेते हैं। यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कप, इसका कोई रिलेशन नहीं है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कप, स्मॉलेस्ट कप लेने से तो जो कॉम्प्लिकेशन है वह कम तो नहीं हो जाएगा। रिपोर्ट इनएबिलिटी टू टेक द ब्लड प्रेशर, कह रहा है रिपोर्ट इनएबिलिटी मीन्स हमें सीनियर को इन्फॉर्म कर देना है कि हम बीपी नहीं ले सकते। इनएबिलिटी मीन्स हमें कोई ऑप्शन नहीं है बीपी लेने का, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरा हाथ में हम लोग बीपी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है ड्रिप डेट इज रनिंग सेटिस्फैक्टरली में स्टॉप बिकॉज, जो ड्रिप जो है हमारा रनिंग सेटिस्फैक्टरली मीन्स हमारे मन के मुताबिक चल रहा था,
लेकिन वह मे स्टॉप मीन्स वह रुक गया। क्यों रुक गया, वही हमें कारण बताना है। ड्रिप डेट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्री, वह हमारे अनुसार मन के मुताबिक हमने जो फिक्स किया था रेट ड्रॉप पर मिनट उसके अनुसार से चल रहा था, लेकिन वह रुक गया। तो वह क्यों रुक गया वही हमको बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहला कह रहा है वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय टू टाइट ए बैंडेज। अगर टू टाइट अगर बैंडेज है तो हम तो उस हाथ में कैनुला लगाएंगे ही नहीं, उस हाथ में हम कैनुला लगाएंगे ही नहीं। उस हाथ में कैनुला लगाएंगे क्यों, जब अगर टाइट बैंडेज हम लोगों को बांधना है तो उस हाथ में कैनुला लगाएंगे क्यों, दूसरा हाथ में लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि बीपी उस हाथ में नहीं लेना है, दूसरा हाथ में बीपी लेना है। तो उसी तरह उस हाथ में बैंडेज हम क्यों लगाएंगे। अगर ये बैंडेज अगर लगाना जरूरी पड़ गया तो हम कैनुला दूसरे हाथ में लगा देंगे, तो वह रुकेगा क्यों, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला, यह सही होगा, ठीक ना, यह सही होगा। सी ऑप्शन कह रहा है द हेड ऑफ प्रेशर इज टू लो, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमारा हेड नीचे कर देंगे तो ट्रांसफ्यूजन तो हम हाथ पैर में कर रहे हैं, उससे क्या रिलेशन है। अगर हेड नीचे भी कर दे रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है, हेड में हम लोग इन्फ्यूजन थोड़े कर रहे हैं, हम लोग हैंड में इन्फ्यूजन कर रहे हैं। अगर हेड हमारे नीचे कर दिए हैं तो उससे तो और बढ़िया है, हमारा हेड का ब्लड का जो परफ्यूजन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यह तो बढ़िया बात है, इससे रुकावट नहीं आएगा, ठीक ना, इससे रुकावट नहीं। नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा, ठीक ना, नन ऑफ दीज भी। यह जो बी ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है हमारा वह कह रहा है ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला। अगर ब्लड क्लोट हो जाता है हमारे कैनुला में, क्योंकि जब हम लोग सिरिंज से पुश करते हैं एयर नहीं, जब हम लोग फ्लश करते हैं तो उससे, क्योंकि जब हम लोग इन्फ्यूजन करने के बाद जब स्टॉप करते हैं तो उसके ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो बैक आता है और कैनुला में आ जाता है। तो अगर उसी तरह से हम लोग उसका फ्लश चैम्बर को बंद कर देते हैं तो वह जो कैनुला में जो ब्लड आया था वह जम जाएगा, उसी को ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला का, अगर वह जम जाएगा तो वह इन्फ्यूजन हमारा रुक जाएगा, ठीक ना, वह हमारा इन्फ्यूजन रुक जाएगा। तो ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला के कारण हमारा इन्फ्यूजन रुक जाएगा। इसका रेशनल कह रहा है ए सेटिस्फैक्टरी रनिंग ड्रिप सडनली मे बी स्टॉप ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन के कारण, क्योंकि वह वेसल्स को कंप्रेस कर देगा। एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण रुक जाएगा। इन केस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ए क्लोट में कम इनटू कैनुला, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में हमारा एक क्लोट जो है कैनुला में चल आता है, जिसके कारण से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्लोट जो है हमारा कैनुला में चल आता है, जिसके कारण से वह जो हमारा ब्लड का या फिर फ्लूइड का इन्फ्यूजन जो था वह स्टॉप हो जाएगा। आज का यही तक हम लोग रहने देते हैं, कल से फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। एमसीक्यू सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। और पीआर यादव बुक जो है नर्सिंग का एक मानिए तो फंडामेंटल है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वह पीआर यादव बुक से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यह 0 to लेवल से बताता है, ठीक ना। 0 लेवल से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मीन्स 0 to हीरो बनाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों को पीआर यादव शुरुआत आप अगर कहीं से करें तो पीआर यादव जिससे बुक से ही करें। इसका कोई दूसरा बुक भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे टारगेट है भी, लेकिन वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड बुक आ जाता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर पहले आप लोग पीआर यादव बुक बना लिए हैं तब फिर आप कोई भी बुक बना सकते हैं। तो इसलिए पहले पीआर यादव को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद कोई और बुक को सोल्व करने के लिए सोचिएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से आप लोग शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।